नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 29 जून 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज पे गवर्नमेंट के द्वारा सेकंड वेव के बाद में जो स्टिमुलस दिया गया है, जिसको आप देखोगे कि क्रेडिट रिलीफ दी जा रही है, पर्टिकुलर फोकस किया जा रहा है हेल्थ और टूरिज्म डिपार्टमेंट पे। स्टिमुलस का मतलब एक तरीके से बूस्ट के लिए कोशिश करना सरकार की तरफ से, ठीक है। जानेंगे क्या क्या प्रोविज़न अभी किए गए हैं, लेटेस्ट जो भी सरकार के द्वारा कदम उठाए जाने हैं। दूसरा हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड, कि अभी जितने भी पीएसयूज़ हैं, लगभग काउंटिंग में मोर 98 पीएसयूज़ यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसमें सरकार के स्टेक्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सरकार के हाथ में रहती है मेन जो आप कह सकते हो डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है। तो ऐसे में लगभग 172 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हैं इन 98 पीएसयूज़ में, और उनमें से 86 जो है ना, वो तो देखो जो रूलिंग पार्टी है, जैसे अभी करंट बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी से कनेक्टेड हैं ये 86 तो, ठीक है। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि लगभग 50% जो लोग हैं वो तो रूलिंग पार्टी से एसोसिएटेड है, और ये ट्रेंड कोई बीजेपी से एसोसिएटेड नहीं है। यूपीए की टाइम पे भी यही था। जानेंगे पूरे मुद्दे को डिटेल में। इसके अलावा एक न्यूज़ और देखेंगे फ्रंट पेज से, वो है इधर कि ट्विटर को अब सेफ हार्बर की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। अब गवर्नमेंट की तरफ से तो देखो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अब सेफ हार्बर नहीं है ट्विटर, ठीक है। अब बात जाएगी कोर्ट में। कोर्ट को अब डिसाइड करना है कि वाकई में सेफ हार्बर प्रोटेक्शन इनके पास में रहेगी या फिर नहीं, ठीक है। जानेंगे मुद्दे को। इसके अलावा गोवा में रेलवे लाइन के स्टैब्लिशमेंट को लेकर के एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट कर रखा है, तो थोड़ा सा ये जानेंगे मुद्दा क्या है। और इसके अलावा इसी पेज पर एक छोटी सी न्यूज़ है कि हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं प्रोवाइड किया है। अभी जो डिजिटल न्यूज़ हाउसेस ने अपनी तरफ से पिटिशन जो लगाई है हाई कोर्ट में कि जो नए आईटी एथिक्स रूल्स जो डिक्लेयर किए गए हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्रीच किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, जिसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, क्लॉज 1 इनका ब्रीच हो रहा है। तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने देखो डेट दे रखी है, उसके पहले प्रीपोन्ड बिल्कुल भी नहीं किया है। अगस्त में सुनवाई होगी इस मुद्दे के ऊपर, तो अभी भी उसी चीज़ पे अड़ा हुआ है हाई कोर्ट। तो ऐसे कोई रिलीफ नहीं है। थोड़ा सा प्रोविज़न ये देख लेंगे। इसके अलावा अभी जो सिनेमेटोग्राफ बिल के लिए ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है, जिसमें रिविजनरी पावर अपने हाथों में रखना चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए फिल्म अथॉरिटी या फिल्म ये जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं इंडिविजुअल्स, उनके द्वारा ये कहा कि ये ड्राफ्ट को रिपील करो, ये काम का नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे इसको भी। इसके अलावा इसी पेज पर आप देख सकते हो काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये असम में है, इतनी से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ध्यान रखें। और आपके लिए टास्क ये है कि असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि न्यूज़ में रहती हैं, नाम याद करोगे और बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। आगे चलते हैं। फिर न्यूज़ है चार धाम से रिलेटेड, इसको भी देखेंगे। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड न्यूज़ है, उसको भी देखेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन्ड पेज पे एक भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो हमें पढ़ना चाहिए। डेल्टा प्लस से क्या खतरा है आप खुद से देखोगे भाई, क्योंकि ये वेरिएंट है डेल्टा का भी, तो ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। चाइना के वैक्सीन के ट्रायल किए गए तो बच्चों के ऊपर सेफ़ मिले, एडोलसेंट्स में भी सेफ़ मिले, बहुत बढ़िया बात है। न्यूज़ काम की नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। ब्राज़ील में कोवैक्सीन को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है बोल्सोनारो, उन्होंने ग्राफ्टिंग प्रैक्टिसेस फॉलो किया, मतलब मैनिपुलेशन किया है प्राइसेस का। तो वहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है इस चीज़ को लेकर के। और वैसे देखो भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है, इसको अभी तक यूएसए में, ब्राज़ील में अप्रूवल प्रॉपर्ली मिला नहीं है। बस केवल और केवल वहाँ पर राजनीति खेली जा रही है जो कि हमारे इतने काम की है नहीं। इसके अलावा अमेरिका में किस तरीके से यूएफओ के लेकर के अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिपोर्ट रिलीज़ की गई। यूएफओ का मतलब ये देखते हो ना, एलियंस के जो स्पेसशिप्स आते हैं, उनकी फुल फॉर्म होती है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जो कि मूवीज़ में या इस तरीके से हम सुनते हैं, बाकी वैसे होते हैं वो यूएपी, इसका मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। तो ऐसे में इसको लेकर के थ्योरी बताई जा रही है, कुछ पता है नहीं, थ्योरी जा रही हैं। 2001 से लेकर के 2004 से लेकर के 2021 तक की बहुत सारी स्टडीज़ के बारे में रिलीज़ किया हुआ है। मूवीज़ में आप देखते हो, ऋतिक रोशन वाली मूवी आपने देखी होगी, कोई मिल गया, नहीं देखी है तो वो देख लो, उसके अंदर आपको और आइडिया लग जाएगा कि यूएफओ क्या होता है, वो सारी चीज़, उड़न तस्त्रियाँ जिसको बोली जाती है। तो यूएसए में इसको लेकर बहुत बातें होती हैं, देखो मूवीज़ भी हॉलीवुड की बहुत सारी बनती हैं,
तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया हुआ है, मुझे किसी भी एंगल से काम का नहीं लगा, नहीं डिस्कस करेंगे। तो एक्सप्लेन पेज पे कुछ काम का नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक तो पुतिन और शी जिनपिंग की मीटिंग से रिलेटेड है, जानेंगे, और एक है यहाँ पर आप देख सकते हो कि, एक सेकेंड रुकिए, चाइना ने सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अपने यहाँ पर चाइना में, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वर्ल्ड पेज पे। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है हैती, माल्टा और फिलीपींस और साउथ सुडान को भी अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट है, जिसको ग्रे लिस्ट बोला जाता है, उसमें डाल दिया गया है। तो जानेंगे अब टोटल लिस्ट कितनी है, क्या है, जानेंगे पूरे मुद्दे को। बाकी बच्चे हुए न्यूज़पेपर की समरी ले लेंगे। देखो फर्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पेज से कि 6.28 लाख करोड़ रुपए का फाइनेंशियल इमीडिएटली अभी इम्पैक्ट करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, जिसमें रोल आउट किया गया है स्टिमुलस का। अब स्टिमुलस की अगर डिकोडिंग करें तो देखो सीधी सी बात है, आज समस्या किसकी चल रही है, एक तो जो हाईली कॉन्टेक्ट इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसमें सर्विस सेक्टर, उसमें भी टूरिज़्म सबसे ज़्यादा परेशान रहा है इस कोविड के चलते। दूसरा सेक्टर जो है वो आप बात करोगे तो मेनली आ जाता है हेल्थ सेक्टर, जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो हेल्थ और टूरिज़्म सेक्टर पे मेन फोकस किया जा रहा है और उसमें क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी इन प्रायोरिटी एरियाज़ में, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो और टूरिज्म सेक्टर को प्रायोरिटी पे रखा गया है। इसके अलावा जो एक्सपेंशन की बात करें तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें कि स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स को लोन दिया जाने की बात की जा रही थी, इस ECLGS स्कीम के तहत इसमें पहले देखो 3 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया था, अब उसको बढ़ा करके 4.5 लाख करोड़ दिया, मतलब पैसा मार्केट में फेंका जाएगा, सरकार के द्वारा लोन दिया जाएगा सस्ते से सस्ती रेट पे। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम की बात करें तो वो 50,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोविजन किए जा रहे हैं, जिसमें 8 मेट्रो सिटीज़ जो हैं हमारे यहाँ पर, उनसे भी बाहर जो दूसरी सिटीज़ हैं Tier 2 सिटीज़, ठीक है, वहाँ पर भी एक्सपेंशन होगा इसका। क्रेडिट गारंटी स्कीम की बात करें तो 60,000 करोड़ रुपए की बात की जाएगी उन सभी सेक्टर्स पर जिनकी वजह से कोविड की वजह से परेशानी हुई है। तो मतलब हर तरीके से सरकार क्या कर रही है कि स्टिमुलस दो, लोन प्रोवाइड करो, इकोनॉमी कैसे भी रुकनी नहीं चाहिए। इसके अलावा प्रोविजन किए गए हैं फ्री वीज़ाज अलोकेट करने के लिए भी। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री, इसमें प्रोविजन है 5 लाख फ्री वीज़ाज इशू करना, कि बाहर से कोई भी टूरिस्ट अगर इंडिया में आए तो उनको फ्री में वीज़ा अलोकेट किया जाए। देखो वीज़ा एक तरीके का ऐसा डॉक्यूमेंट है या फिर एक ऐसा अप्रूवल है जिसमें कि फॉरेन जो भी इंडिविजुअल हैं, फॉरेन रेजिडेंट हैं, वो इंडिया में आकर के विजिट कर सकते हैं और उस वीज़ा में जितना प्रोविज़न किया हुआ है उतने टाइम के लिए। तो ऐसे में टूरिज़्म भी है, तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया वाले जाते भी हैं तो आते भी हैं, तो ऐसे में इंडिया में टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने का ये प्रोविज़न है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, फ्री वीज़ा के लिए पैसा अलोकेट करना और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन को रिवाइवल देना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में देखो अभी डेवलपमेंट शुरू हुआ था और कोविड के चलते सब कुछ एक बार ब्रेक लग गया, तो ऐसी परिस्थितियों में उसको रिवाइवल देना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आप देखोगे क्रेडिट गारंटी स्कीम की हमने बात करी ली है कि जिसके अंदर जो गुड्स को एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी सपोर्ट देना, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में और मर्केंडाइज मतलब गुड्स में जो ट्रेड करते हैं उनको सपोर्ट भी करने की यहाँ पर सरकार की कोशिशें की जा रही हैं और कैसे भी करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टिमुलस मिले उसके लिए काम किया जाएगा। अगर पिछले अनाउंसमेंट की बात करें ना, सेकेंड वेव से पहले उस टाइम पे देखो फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो स्कोप था उसको एक्सपेंड किया गया था। सेकंड जब वेव शुरू हुई थी उस टाइम की बात ही है, ठीक है, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी दे दी गई थी कि कैसे भी करके किसानों के हाथ में पैसा जाए, मार्केट में पैसा घूमे। दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलता है, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। ये यहाँ पर देखो साइड में लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे सामने, ठीक है ना। तो ऐसे जिसमें क्या था 5 किलोग्राम फूड ग्रेन पर पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराना था 80 करोड़ लोगों को। और ये एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक चल रही है अभी? ये फर्स्ट फेज तो देखो पिछले साल 2020 में चला था, ठीक है, और अभी ये सेकंड फेज जो चल रहा है वो मई से लेकर नवंबर तक चलेगा 2021 में, ओके। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारे प्रोविज़न किए हैं, जैसे कि इंटरनेट नेटवर्क्स को बढ़ाना, इंटरनेट कवरेज को बढ़ाने के लिए भारत नेट जो प्रोग्राम है उसको सभी ग्राम पंचायत तक पहुंचाने के लिए अनाउंस किए हैं 19,041 करोड़ रुपए। अब आपके लिए टास्क आ गया, भारत नेट से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन गेन करोगे कि कब अनाउंस हुआ था, क्या इसमें प्रोजेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो और क्या क्या प्रोविजंस किए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं।
मेन फोकस जो होगा वो होगा बच्चों की हेल्थ पे, पेडियाट्रिक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों के लिए, जो हेल्थ फैसिलिटी अवेल करनी है वो, क्योंकि तीसरी वेव का जो घात है वो किस पे है, बच्चों पे। ये चीज़ बिल्कुल बार बार हम पढ़ रहे हैं न्यूज़ में भी, और आपने सुनी भी होगी ये बातें, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, एमएफआईज हैं, इनको भी एक्सपेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप अपने बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड करो, और इंटरेस्ट रेट्स में भी सबवेंशन देने की बात की जा रही है अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है। तो ये देखो सारे ट्रैवल को, टूरिज्म को, इनको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को 1 लाख रुपए तक का एक तरीके से लाइसेंस दिया है कि हाँ आप काम करो कैसे भी करके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट करना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को भी बहुत हेल्प की जा रही है। यही चीज़ें बताई जा रही है। देखो शॉर्ट टर्म में ही है, बस इतना ही है कि हाँ सरकार ने इन चीज़ों को अटेंशन प्रोवाइड की है। और एक स्कीम और इम्पोर्टेंट आ गई इसी के अंदर, वो है प्रधानमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री नहीं, आत्मनिर्भर भारत। ये देखिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जो कि अक्टूबर में 2020 में लॉन्च हुई थी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एनकरेज करने के लिए कोशिशें की गई थी। अब इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया है। एक तो ये प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है स्कीम से रिलेटेड। दूसरा, इस स्कीम के अंदर प्रोविज़न क्या था वो अगर जानो तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने ये अनाउंस किया था कि जो ईपीएफओ है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसको एम्प्लॉय की तरफ से जो खुद का वेजेस का 12% दिया जाता था, और उस एम्प्लॉय की और उतना ही 12% ही एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता था। मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय भी 100 रुपये कमाता है तो 12 रुपये देगा, और 12 रुपये ही कौन देगा, एम्प्लॉयर। ऐसे 24 रुपये जाकर के ईपीएफओ में उसके अकाउंट में सेव हो जाता है एम्प्लॉय के, और वो एक तरीके से उसकी सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो गया कि दोनों चीजें, ये 12% और ये 12%, दोनों की जिम्मेदारी ले ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई हम सरकार मिलकर काम करेंगे इसके ऊपर। तो ऐसे में परिस्थितियां ये देखी गई कि कोई भी कंपनी जिसमें 1000 एम्प्लॉयज से कम काम कर रहे हैं, नंबर 1 कंडीशन, और नंबर 2 जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 से कम है महीने की, उनके लिए तो देखो ये बेनिफिट दिए गए हैं सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत। अब मान लो कंडीशन ये आ गई कि एम्प्लॉयज हैं वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो 1000 से ज़्यादा हैं, ठीक है, और साथ में उन एम्प्लॉयज की जिनकी सैलरी 15,000 से, आप देख सकते हो 15,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो या 15,000 तक की है, तो उनके लिए फैसिलिटी ये की जाएगी सरकार के द्वारा कि हम एम्प्लॉय का जो शेयर है 12% वो हम बेयर कर लेंगे। मतलब अगर कंपनी बड़ी है ना तो उसके अंदर कंपनी वाला शेयर सरकार नहीं झेलेगी, और अगर कंपनी छोटी है, 1000 से कम एम्प्लॉयज हैं, तो उस केस में आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय का शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर दोनों का देखा जाएगा। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है भाई, ठीक है ना। इसको आत्मनिर्भर भारत रोजगार को, और इसी पैराग्राफ में से आप देख लेना इंडियन एक्सप्रेस के सीधे स्टेटमेंट उठते हैं। मैं आपको बताता हूं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं जो मतलब एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है या मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री के क्वेश्चन है। इंडियन एक्सप्रेस में वो न्यूज़ प्रिंट हुई थी और उससे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ये कम से कम 3 से 4 बार तो मैंने खुद ने देखा है अपनी आंखों से, ठीक है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट्स आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ओके, पीछे चलते हैं वापस से, नेक्स्ट जो आर्टिकल है उस पर। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पीएसयूज में अपॉइंटेड हैं, और डायरेक्टर कितने इंडिपेंडेंट है। क्योंकि पीएसयूज की बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, तो उसमें 50% से के लगभग जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो देखो बीजेपी से एसोसिएटेड हैं। तो सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका जवाब ढूंढते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि उनका उस कंपनी से कोई लेन देन नहीं होता, ना इन्वेस्टमेंट का, ना कोई स्टेक्स में उनका पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं जो कि कोई रिलेशनशिप नहीं रखते उस कंपनी के साथ में, और उनका अपॉइंटमेंट किस लिए किया जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव मैनर में डिसीजन जब लिए जाएं बोर्ड के अंदर, तो उस टाइम पर वो सही और गलत को अपने नज़रिए से देख करके और फिर बाद में बताए कि हाँ जी ये कदम उठाना चाहिए, ये नहीं। इससे क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने जजमेंट लेंगे। इससे क्या होगा कि उनके खुद के जब इंटरेस्ट नहीं होंगे फिर उनको जजमेंट लेना पड़ेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर डिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट डायरेक्टर अगर होंगे, तो वो वही डिसीजन लेंगे ना जो उनके खुद के फायदे वाले सौदे होंगे।
और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का काम क्या होगा, खुद का तो कुछ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं यहाँ कंपनी के अंदर, तो वो ही डिसीजन लेंगे जिससे कि सभी स्टेक होल्डर्स को फायदा हो। तो ये ऑब्जेक्टिव वॉचडॉग्स होते हैं कंपनी के अंदर, और ये प्रोविजन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ध्यान रखेंगे आप। अब चलते हैं फिर से पीछे बैक में। तो बात ऐसी है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिस्कशन की शुरुआत की है कि भाई पीएसयूज में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हैं। तो जब स्क्रूटिनी की गई इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा और डिटेल मांगी गई तो पता पड़ा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नाम पर वहां पर केवल और केवल जो पॉलिटिशियन है या सरकार से कनेक्टेड लोग हैं उनको वहां पर पार्क किया जा रहा है। तो ऐसे में देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, उन्होंने ब्लंटली बोला कि बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात कर रहे हो पीएसयूज में, बोला वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो सरकार के ही नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो वो क्या इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, तो वो तो वही काम करेंगे जो सरकार चाहती है। तो बोला इंडिपेंडेंट है ही नहीं वो। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का यूज़ किया जाता है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता पड़ता है कि हमारे यहाँ पर 98 पीएसयूज में टोटल 172 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उनमें से 86 लगभग 50% हो गया, एक्यूरेट 50%, उनसे 86 का तो ऐसा है कि वो लोग, उन लोगों का लिंक जो है वो रूलिंग पार्टी के साथ में है। 67 पब्लिक सेक्टर बोर्ड में जो अपॉइंटेड हैं उनका लिंकिंग तो सीधा सीधा रूलिंग पार्टी से है। तो ये चीज़ क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए सही है। हमने अभी प्रोविज़न क्या देखा था कि जहां पर उनका कोई रोल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आना ही नहीं चाहिए, तो ये चीज़ है। अब बात ही आ जाती है, क्या ये पहली बार है ऐसा? जी बिल्कुल भी नहीं। यूपीए सरकार जो थी 2004 से लेकर के 2013 तक, तो उस टाइम पर भी यही माहौल चलता था, और उस टाइम पे गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा भी था एक पीआईएल के ऊपर अपने जजमेंट देते हुए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट आप कर रहे हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, मुद्दा था पीएसयू का मतलब हो गया सारी आ गई गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज है, जितना भी कंपनीज हैं, और ये केस था गुजरात हाई कोर्ट के सामने पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट मेरिट बेस पे करो, कोई पॉलिटिकल फेवर है कि नहीं उसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट को लेकर के वो ही फेल हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा इसी न्यूज़ में कि 2017 में देखो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उदय कोटक कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया और उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट की 2017 में। उन्होंने एक ही चीज़ कही कि इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया जो है ना उसको आप ख़त्म मत करो, उसको कंटिन्यू बनाओ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैनर में असेस करने के लिए फ्री छोड़ो। इससे क्या हो जाएगा कि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। सेम चीज़ आप देखो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात करें जिसको चेयर किया गया था आरसीपी सिंह के द्वारा, उन्होंने भी ये कहा था कि एक ये स्क्रूपुलस मैकेनिज्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जो लेकर के आ रहे हो वहाँ पर आप फोकस करो। गड़बड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं वहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो इसको प्रायोरिटी पे लेकर के फिर करेक्शन करने की ज़रूरत है। आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर जितना भी ये हो रहा है उसके अंडर में ये कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी आरसीपी सिंह के अंडर में, तो उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा आप देख सकते हो ICAA जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर है, उन्होंने तो सीधा ही कह दिया था कि इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं पीएसयूज में वो इतने इंडिपेंडेंट है ही नहीं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव मैनर में चीज़ों को देखे और फिर बाद में बताए कि हाँ जी ये डिसीजन सही है ये गलत है। वो तो एक्सपर्टाइज बेसिस होना चाहिए डिसीजन मेकिंग, पर आज देखो डोमेन ऑफ एक्सपर्ट है उसको आपने रिप्लेस कर दिया, या फिर डोमेन ऑफ एक्सपर्ट है उसमें आपने अपॉइंटमेंट कर रहे हो कोई IAS है, कोई पॉलिटिकल एफिनिटी वाला इंडिविजुअल है, कोई MLA है, कोई क्या है। तो इस तरीके से तो आप इंडिपेंडेंसी क्या रख पा रहे हो, क्या पॉसिबल ही नहीं है। और सेबी ने भी यही बात बार बार में कही है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब देखो होता क्या है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में पीएसयूज में जब कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो तो उसके लिए देखो एक सर्च कमेटी कॉम्प्राइज स्टैब्लिश की जाती है जिसमें 3 सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल्स बैठते हैं। वो फिर उसके बाद में अपनी मतलब 3 मेंबर की होगी, एक तो सेक्रेटरी लेवल ऑफिशियल और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। तो ये 3 जने मिलकर के और नाम रिकमेंड करेंगे किसको, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट। फिर उसके बाद में अप्रूवल दिया जाएगा इस कमिटी के द्वारा उन जो भी नाम सजेस्ट किए गए हैं इस कमिटी से। ठीक है, और फिर वो नाम जाएंगे उस पर्टिकुलर पीएसयू के बोर्ड
अगर अप्रूवल मिल गया तो अपॉइंटमेंट मानो हो गया। तो ये चीज है। अब आप देखोगे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ना, देखो उनका कोई भी वहां पर शेयर नहीं होता, ना तो स्टॉक्स में वो मतलब अपना पैसा डाल सकते हैं या डाले हुए होने चाहिए। उनका कोई भी रोल नहीं होना चाहिए उस कंपनी के शेयर्स के अंदर, पैसा इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए, तभी तो इंडिपेंडेंट काम करेंगे। हाँ, अगर वो वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी मेहनताना उनको मिलना चाहिए, रेम्यूनरेशन उनको मिलना चाहिए। समझ गए कि हाँ, जो भी खर्चा हो रहा है और जो भी वो मेहनत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए। तो ये है पूरा मुद्दा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो ट्विटर के लिए गवर्नमेंट ने तो डिसाइड कर दिया कि सेफ हार्बर का हम प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे। अब सेफ हार्बर देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत मिलता है कि कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, उस पर अगर कोई यूज़र, कोई भी बंदा अपना कमेंट डाल देता है जो कि अशांति फैला दे पूरे देश के अंदर, तो ऐसे में इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, एक्शन लिया जाएगा तो उस यूज़र के अगेंस्ट में लिया जाएगा। पर अगर सेक्शन 79 के तहत ट्विटर को अब ये सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो अब अगर कोई भी यूज़र ट्विटर के ऊपर कुछ भी शेयर करता है और उसके चलते कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में सरकार ट्विटर के अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकती है। ये आप ध्यान रखें। तो सरकार की तरफ से तो देखो ये मुद्दा आ गया कि भाई हमने तो कह दिया कि अब सेफ हार्बर प्रोटेक्शन ट्विटर को अब नहीं मिलेगा, पर दूसरी तरफ बात यह है कि चीज़ें कोर्ट में भी फंसी पड़ी हैं। ट्विटर ने खुद ने भी कोर्ट में अपनी पिटीशन लगा रखी है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, दबाव कैसे बना सकते हो। अलग अलग सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ने, व्हाट्सएप ने भी केस कर रखा है। तो ऐसे परिस्थितियों में ट्विटर जो है वो कोर्ट से फाइनल जो डिसीजन आएगा वो देखो कोर्ट का आएगा कि कोर्ट का अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन क्या आता है। ठीक है, जिसमें अभी हमने देखा था ना अभी जी कि जैसे कि क्विंट ने लगा रखा है कि अभी जो नए आईटी रूल्स आए हैं जिसमें नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहे हो या ग्रीवेंस रिड्रेसल को टैकल करने के लिए आप ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की बात करते हो, नोडल कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफिसर की बात करते हो, तो ऐसे में उनका अपॉइंटमेंट को लो और फिर उसके बाद में कहाँ से वो पोस्ट, कोई भी पोस्ट ओरिजिनेट हुई है उसको आप ट्रेस कर रहे हो। तो ऐसे में बोले आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1), राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21, बोले इनका ब्रीच हो रहा है। तो इस चीज़ पर आप देखो कोर्ट में बातें अटकी हैं। फाइनल वर्डिक्ट जो आएगा वो तो पता नहीं, बाकी सुनवाई शुरू अभी होगी अगस्त के महीने से। ठीक है, तो चीज़ें अभी तक सरकार तक ही है, कोर्ट जो फाइनल करेगा वो हम देखते हैं आगे। ठीक है, देखते हैं आगे, चलते हैं। देखो गोवा में एक प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट की बात चल रही है जिसमें डबल लाइन डालने की हो रही है। अब गोवा से जो कोयला है, कोल है, वो प्रोड्यूस होता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है फिर इंडिया में अलग अलग रीजन में एक्सपोर्ट भी होता है। तो ऐसे में गोवा का नेचुरल रिसोर्स कितना ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। दूसरी चीज़ वहाँ पर कुछ लोगों के फ़ायदा, मतलब आप देखो इंडस्ट्रियलिस्ट कितने हैं जी, बहुत कम लोग हैं ना। तो ऐसे में कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है वहाँ के लोग, कल्चरल हेरिटेज को ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर देखो एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसका नाम है सेव आमचे। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सेव आमचे मूवमेंट। ये नवंबर 2020 से चालू है, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं और जो कि हॉस्पेट, ये तिनाई घाट टू वास्को डी गामा रेलवे ट्रैक की जो डबल लाइनिंग की जा रही है, डबल ट्रैकिंग की, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोयला निकाल करके ले जाया जा सके, उसके लिए ये अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये नाम आप ज़रूर ध्यान रखोगे। ठीक है, और गोवा वाला जो रीजन है वो साउथ वेस्टर्न रीजन में आ जाता है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जो साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है वो, मतलब ये है साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो पोर्शन पार्ट है वो ही काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। तो पॉइंट क्या आ जाता है, इस स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट जिसका नाम है हॉस्पेट, हुबली, तियान घाट, वास्को ड गामा, इसके डबलिंग को रोके जाने की कोशिश की जा रही है और ये काम किया जा रहा है यहाँ पर देख सकते हो रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो पॉइंट जो था मेन था ना वो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, सेव मोलेम, ये कहाँ पर है, आमचे मोलेम। ठीक है ना, तो भूलना मत आप इसको। आगे चलते हैं। आईटी रूल्स की हम पहले से बात कर चुके हैं कि डिजिटल न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म पहुँचे हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, पर अभी तक भी सुनवाई तो हुई नहीं है। कोड्स को रिवाइज कर लो। कोड का नाम क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। ठीक है, पॉइंट क्या लाया जा रहा है, आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 14 बोले इसका ब्रीच है।
ओके, ये पॉइंट है। और व्हाट्सएप आर्टिकल 21 का भी नाम ले रहा है कि आप फ्रीडम, ये जो राइट टू प्रिवेसी है उसको ब्रीच कर रहे हो। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है रिपील ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ। ये बात कही जा रही है फिल्म फ्रेटर्निटी राइट्स, मतलब फिल्म फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया कि फिल्म इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को कि आप ये जो रिविजनरी पावर आप लेकर के आ रहे हो, ये चीज़ गलत है। ड्राफ्ट ही है अभी, ये ध्यान रखें आप। ड्राफ्ट का मतलब पब्लिक कमेंट के लिए खोला था और पब्लिक ने कमेंट किया है क्या कि इसको बंद करो, ठीक है ना। अब देखो 1952 का एक्ट है सेंट्रल, ये जो द सिनेमेटोग्राफ एक्ट, ओके, उसमें अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है इस बिल के तहत, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की पावर्स हैं उसको ओवरटेक करना। कैसे कि कोई भी मूवी को अगर सर्टिफिकेट दे दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने और उसके बावजूद अगर सरकार ये कह दे कि ये फिल्म काम की नहीं है, इसको, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको पब्लिक में नहीं आना चाहिए, तो ऐसे में फिल्म कोई अपील करने की जगह भी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन पे पिटिशन लगेगी, तो कितनी मुश्किलों से तो वो प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टर्स मूवी को या प्रोड्यूसर्स, तो ऐसे में बोला मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो डिमांड क्या की जा रही है, बोला इसको आप ख़त्म ही करो, रिविजनरी पावर जो आप अपने हाथों में लेना चाह रहे हो उसको ख़त्म करो। तो एक तो ये पॉइंट है, सेक्शन 61A ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट, उसमें चेंजेस लाने की बात की जा रही है। एक फिल्म पायरेसी को रोकने की भी बात की गई थी कि अगर सिनेमा हॉल में मान लो मूवी वहाँ पे पब्लिश की गई और पब्लिश करते ही वहाँ पर लोग या फिर सिनेमा हॉल वाले ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर देंगे उस मूवी की और फिर उस मूवी को बेचना शुरू कर देंगे पायरेटेड सीडीज़ में या पेन ड्राइव में डाल डाल के। तो ऐसे में बोला इसको भी रोकने की ज़रूरत है। ये चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है ना। देखो इस मैटर को हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर दिमाग भी नहीं खपाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा। नोट्स अगर बनाए हैं तो उसको रिवाइज कर लो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो उत्तराखंड कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है कि 4 धाम यात्रा शुरू कर दी जाएगी। अब उत्तराखंड के 4 धाम की बात करो तो वहाँ पर आ जाते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। हमने मैपिंग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उत्तराखंड का मैप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ लिंक, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो यहाँ पर टूरिस्ट को अलाउ करना, तो इस चीज़ को लेकर के देखो पिटिशन लगाई जाती है फिर इस डिसीजन के अगेंस्ट में उत्तराखंड हाई कोर्ट में, और कोर्ट ने ये कहा कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा घातक है। आपने हरिद्वार में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करवा करके जो गलती की थी, क्या उसको रिपीट करना चाहते हो आप? कैबिनेट का डिसीजन जो है वो लोगों को ज़्यादा डेंजर में डाल देगा। साथ में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करो या फिर जो हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल्स, आर्टिकल 39E, आर्टिकल 39F और आर्टिकल 47, इन सब का आप ब्रीच कर रहे हो। तो एक बार क्या कर दिया, 4 धाम के ये अलाउ करने की जो प्रोविज़न थे कैबिनेट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो उसको एक बार बंद कर दिया है कि भाई आप ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। यही है मेन चीज़ इसमें, और तो कुछ काम का है नहीं। तो 4 धाम है क्या वो बता दिए। अब आपके लिए छोटा सा काम जो है ना वो ये देख लो आप, सेक्शन, ये जो आर्टिकल्स है ना 39E, 39F और आर्टिकल 47, इनको देख लो। और एक चीज़ क्वेश्चन बनता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन कौन से डीपीएसपी में आर्टिकल्स ऐड किए गए, नंबर 1 ये तो 42nd की, या फिर कौन कौन से डीपीएसपी में आर्टिकल्स हैं जो अमेंडमेंट के बेसिस पे ऐड किए हुए हैं, तो वो भी आप जरूर देखोगे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो अटॉर्नी जनरल का टेन्योर पूरा हो गया था, तो ऐसे में उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है 1 साल का। मुद्दा क्या है, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट को आर्टिकल 370 के जो डाइल्यूजन किया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद में गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। नंबर 2, कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाए उसको लेकर के जनता में असंतोष के चलते, चाहे सिविल सोसाइटी हो चाहे एनजीओ हो, उन्होंने पिटीशन लगा रखी है, उन्होंने केस कर रखा है सरकार के खिलाफ, उसमें भी ये डिफेंड कर रहे हैं। सेडिशन का जो चार्जेस वाला मुद्दा है आईपीसी के अंदर सेक्शन 124A, उसमें भी ये डिफेंड कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या है, ये सरकारी एडवोकेट होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो टॉप लीगल ऑफिसर ऑफ कंट्री होते हैं अटॉर्नी जनरल, एजी, ठीक है, महान्यायवादी। इनका अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 76 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इनका टेन्योर जो होता है वो प्रेसिडेंट की, मतलब प्रेसिडेंट की प्लेजर तक रहता है कि वो कितने दिनों तक उनको रखना चाहते हैं। तो ऐसे में देखो इनकी उम्र क्या 90 साल हो गई,
तो के वेणुगोपाल जी ये चाह रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ, ये टेंशन खत्म हो मेरी। पर वही चीज़ है कि अभी कुछ केसेस हैं जो पेंडिंग है, तो उनमें इनको गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए गवर्नमेंट इनका एक्सटेंशन कर रही है। देखो राफेल केस के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सही तरीके से गवर्नमेंट को एस्केप कराया था। इसी तरीके से आधार में जब चैलेंजेस आए थे आधार एक्ट को लेकर के, तब भी ये गवर्नमेंट को ही डिफेंड कर रहे थे। एडवोकेट है, ठीक है। इनसे पहले जो अटॉर्नी जनरल थे वो थे मुकुल रोहतगी, तब उनके बाद उन्होंने, उनका टेन्योर था 2014 से 2017 तक। तो ऐसे में फिर अभी के वेणुगोपाल जी, उनका एक्सटेंशन किया जा रहा है। अब एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, अटॉर्नी जनरल का 1 या 1.5 पेज का है पूरा कंटेंट, लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना इसको। आगे चलते हैं। अब हम वर्ल्ड पेज पे आ गए। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ तो देखो ये है कि चाइना ने वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम जो है उसको ऑन कर दिया है। सबसे पहली चीज़, इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये है यहाँ पर, ठीक है, बाइहेतन हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है। निगनान काउंटी में लोकेटेड है, साउथ वेस्टर्न चाइना के सिचुआन प्रोविंस में। एक तो ये नाम ध्यान रखोगे। ये वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन चुका है, ओके। इसकी बात करो तो ये रिवर कौन सी है, जिनशा रिवर या यिनशा रिवर भी बोल सकते हो आप, यिनशा रिवर पे लोकेटेड है, जो कि यांगटीज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चाइना की इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे यांगटीज से मतलब यांगटीज होगी, वांगो हो गई, इन रिवर्स में से ये यांगटीज की ट्रिब्यूटरी है जिनशा, और उसी पर ये बेहतान या बेहितान, जो भी आप पढ़ना चाहो, इस डैम का इनॉग्रेशन हो चुका है चाइना में। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितना क्या होगा ये हमारे काम का है नहीं, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। ये सेकंड इन साइज है। इसके पहले जो 3 बड़े जो गोर्ज डैम बने हुए हैं 2003 में यांगटीज पे ही बने हुए हैं, उसके बाद में तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी चाइना में है, तो सेकंड भी यहीं पर हो गया, ये मान के चलो आप, ओके। अब ये नेक्स्ट न्यूज़ है, उसमें है चाइना के प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट दोनों की बातचीत होना, और वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर दोनों की टेंशन चल रही है यूएसए के साथ में, और रशिया की टेंशन तो यूएस के साथ तो चलो ठीक है कि अभी जो बाइडेन की ने अभी बातचीत की है जिनेवा में, पर यूरोपियन यूनियन के साथ में टेंशन खत्म नहीं हो रही है अभी रशिया की। तो ऐसे में 2001 में इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसके रिवाइवल के लिए मीटिंग हुई है, और आप देख सकते हो उसका नाम है चाइना रशिया ट्रीटी ऑफ गुड नेबर लाइन्स एंड फ्रेंडली कॉरपोरेशन। ये 2001 में साइन हुई थी, इसको एक्सटेंड करने की बात चल रही है, कैसे भी करके आप और इन ये दोनों कंट्रीज अपने रिलेशनशिप को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, TGNFC ट्रीटी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये कौन कौन से कंट्रीज के बीच में है, तो सीधा सीधा जवाब दोगे आप चाइना और रशिया के बीच में। ये है मुद्दा सारा। 20 साल तो हो ही गए इनको लगभग, तो बोले इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, दोनों के दोनों कॉपरेट भी कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़्यादा भी नहीं बनती रशिया और चाइना के, तो ऐसे में दुश्मन क्या है, कॉमन है इनका, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज। तो ऐसी परिस्थितियों में इनका साथ आना लाजमी हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क, इकोनॉमी पेज पे। तो इकोनॉमी पेज पे देखो हमारी सरकार के द्वारा, अभी कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उन्हीं के हाथ में है जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, उसको भी अभी यही टैकल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में इनके द्वारा स्टेटमेंट ये दिया गया कि जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो एरोगेंट है, वो इस तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं जिससे कि हमारे लोकल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में हमने नए रूल्स इम्पोज किए हैं, ठीक है। तो उनका एक इंटरव्यू है, ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, ये भी इतना नहीं है, ये भी इतना नहीं है, काम की सिर्फ एक न्यूज़ है, उसको हम डिटेल में देखते हैं। ये देखिए आपके सामने, मैं जूम कर देता हूँ उसको ढंग से, ये लीजिए। बात कुछ ऐसी है कि हैती, माल्टा, फिलीपींस, साउथ सुडान, इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में एंट्री मिल गई है। इसका मतलब इनको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा अब तक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पेरिस बेस्ड ये इंस्टीट्यूशन है जो कि काम करता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कम्बेटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, मतलब AML और CFT। इसका मतलब पैसा जो कि गलत तरीके से कमाया गया है उसका गलत यूज करना, नंबर 1 उसको रोकना, नंबर 2 टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंडिंग अगर कोई भी करता है तो उनको रोकना। ये 2 टास्क हैं इसके। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्लेनरी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है 2 कैटेगरीज में, 2 लिस्ट डिक्लेयर होती है। एक तो हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन, जिसको ब्लैक लिस्ट बोलते हैं, और दूसरा है ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, जिसको ग्रे लिस्ट बोलते हैं। तो ग्रे लिस्ट की यहां पर बात हो रही है। तो ग्रे लिस्ट में अभी तक
ये जो 3-4 नए ऐड हुए हैं, इसके पहले कौन कौन थे वो नाम देखोगे तो अल्बानिया, बारबाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, केमन आइलैंड्स, जमैका, मॉरिशस, मोरक्को, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, सेनेगल, सीरिया, और इसके अलावा युगांडा और यमन और जिम्बाब्वे। और अब ऐड हो गए हैं इस ग्रे लिस्ट वाली कैटेगरी में हैती, माल्टा, फिलीपींस एंड साउथ सूडान। ठीक है, जिसको बोला जा रहा है क्या, ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, जिसको ग्रे लिस्ट बोला जाता है, उसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये चीज़ है भाई। और तो बाकी देखो, हमारे यहाँ पर भी एथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स इंजन है, वो व्हीकल्स में अलाउ कर दिए जाएंगे, जिससे कि जो क्रूड ऑयल है, फॉसिल फ्यूल है, उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो, जैसे कि ब्राज़ील, यूएस, कनाडा ने तो पहले से कर रखा है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि अभी जो फेक न्यूज़ जितनी भी आई है वैक्सीन को लेकर के, उसमें इंडिया और चिली, ये दो ऐसे कंट्रीज है जहां पर सबसे ज़्यादा साइबर थ्रेट एक तरीके से अटैक हुआ है हैकर्स के द्वारा, कि लोगों को पागल बनाया गया है कि हाँ जी वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में और चिली में सबसे ज़्यादा, या फिर ऐसे कि हाँ जी वैक्सीन अवेलेबल है, बुक कर लो अपनी स्लॉट, और फिर उनके साथ में उनकी धोखाधड़ी की गई हो। फिर बात आ जाती है टेन्योर फॉर द स्मार्टफोन PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल से। पहले डेडलाइन थी 2025 की, उसको बढ़ा करके 2026 कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखो कि भारत नेट का जो आउटले है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। भारत नेट के बारे में बोल दिया, आप जरूर पढ़ोगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना उसको, ओके। इसके अलावा न्यूज़पेपर में शेयर कर दूंगा, बची हुई चीज़ आप खुद से देख लेना, जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने देख ली, अलावा करते मेरी जीभ खुद की घूम गई। ओके, चलिए, थैंक यू।